तस्वीर आपके सामने ले आने वाले हैं जो ये बताने वाली है कि रूस ने अपनी प्री वॉर स्ट्रैटेजी में एक बड़े चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस सीधे सीधे बता रहे हैं कि रूस रुकने वाला नहीं है। पुतिन ने जो ठान लिया है वो करके रह रहा है। हालांकि यूक्रेन है जो झुकने को तैयार नहीं है, चैलेंज कर रहा है कि 5 दिन का कहा था, 55वां दिन हो गया है, हम डटे हुए हैं। लेकिन इन सब रुकने और झुकने के बीच में पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। ये बदला हुआ वर्ल्ड ऑर्डर कहां ले जा रहा है दुनिया को, क्या होने वाला है इस युद्ध का परिणाम, ये तमाम बातें होती हैं इस वॉर जोन से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट्स आपके बीच लेकर आते हैं। तो आज जबकि 55वां दिन है, रूस ने अपनी प्री वॉर स्ट्रैटेजी में बदलाव कर दिया है। रूस की तरफ से अब उन शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र जिन्हें माना जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से रूस ने अपनी प्रक्रिया को और तेज कर दिया है, वो ये बता रहा है कि यूक्रेन के लिए आने वाला समय बहुत बेहतर होने वाला नहीं है। ये समय कैसा होगा, क्या तस्वीरें लेकर आएंगी, ये तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, इन सब पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे हमारे 2 विशेष अतिथियों के साथ। लेकिन आइए सबसे पहले, क्योंकि वॉर जोन है और इसलिए आपके लिए अपडेट हो जाना बहुत जरूरी है, जल्दी से बीते 24 घंटे के अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। क्या हुआ है रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस दौरान 55वां दिन, और ये 55वां दिन यूक्रेन और रूस के इतिहास में क्या जोड़ रहा है। BM-27 सुरगन रॉकेट लॉन्चर से रूस पर यूक्रेन का हमला हुआ है, यानी यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है। रूस अगर अटैक कर रहा है तो उसका लगातार जवाब यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में मारे गए रूस के 3रे रैंक के कप्तान, ये बहुत बड़ी खबर है। और इन सब के बीच यूक्रेन के इरपिन शहर में 269 लोगों की कब्रें मिली हैं। ये वही इरपिन शहर है जो बूचा के पास था और ये कहा जा रहा था कि बूचा नरसंहार तो सिर्फ एक तस्वीर है, अभी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आनी है जिनमें से इरपिन भी एक बड़ी तस्वीर बनकर उभरा है। उधर जेलेंस्की ने EU की मेंबरशिप का फॉर्म भरा है। अब नाटो में मेंबरशिप चाहिए थी, नाटो से जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पूरी तरह से नहीं फलदायी हो रही है यूक्रेन के लिए, लेकिन इन सब के बीच मेंबरशिप EU की चाहिए और इसीलिए फॉर्म भी भर दिया है। रूस ने लीव पर कई मिसाइल्स दागी हैं और ये कहा जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है। 32 शहरों पर 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं रूस की तरफ से। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के कुल 315 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके बता दिया है कि रूस अपने जिस मकसद के साथ आगे बढ़ा है, उस मकसद को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मारियोपोल पर रूस का कोई कब्जा नहीं है, यूक्रेन ये कह रहा है, जबकि रूस ये कह रहा है कि हमने मारियोपोल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना अंत तक लड़ेगी, ये यूक्रेन कह रहा है। हमारे सामने तस्वीरें भी आई कि मारियोपोल में पूरी तरह से बर्बाद तस्वीरें, जो खंडर है, जो तबाही का मंजर है, जो दहशतगर्दी है, वो तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई। लेकिन फिर भी यूक्रेन ये कह रहा है, जो पॉकेट्स में लड़ रहे हैं यूक्रेन के लड़ाके, वो ये कह रहे हैं कि मारियोपोल को हम अंत तक बचाएंगे। मारियोपोल के स्टील प्लांट में 1000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है और ये कहा जा रहा है कि उनके लिए एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन ये कह रहा है कि परिस्थितियां बदलेगी। हम जिस उद्देश्य से लड़ रहे हैं वो उद्देश्य पूरा होगा, लेकिन इस उद्देश्य में एक तरफ एक की जिद है तो दूसरे तरफ दूसरे का राष्ट्रवाद है। रूस जो साफ साफ ये कह रहा है, पुतिन जिनकी मंशा ये साफ है कि USSR को एक बार फिर से अस्तित्व में लेकर आना है और अपनी इसी मंशा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसी राष्ट्रवाद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये हमले यूक्रेन के लिए कितने घातक, किस तरीके की परिस्थिति में रूस पहुंच रहा है, नुकसान क्या रूस को भी हो रहा है, ये तमाम बातें हम करें उससे पहले आइए वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ जरा जल्दी से चलते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। 55वां दिन है आज
और इस 55वें दिन में जो खबर हमारे पास आई है उसके अनुसार 16 साल के बच्चों को रूस अब अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। करीब 30,000 बच्चों को आर्मी में भर्ती किया गया है। रूस यूक्रेन के संघर्ष के बीच में रूस की तरफ से ये यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों को सेना में भर्ती की जा रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि रूस की ये बच्चा फौज यूक्रेन के लिए एक बड़ी तबाही लेकर आएगी। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, लेकिन रूस का ये कहना है कि राष्ट्रवाद जब सामने हो तो फिर उसमें बच्चों को भी शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा देश का है, मुद्दा राष्ट्र का है। आइए इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ सीधे अब चलते हैं अपने दोनों आज के अतिथियों के पास, जो इस पूरी खबर को और ज्यादा विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर जल्दी से लेकर आइए हमारे आज के दो विशेष अतिथि। मैं स्वागत करती हूँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आज समय निकाला। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। के सर, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, हम और आप अब मैं बार बार यही कहती हूँ कि 55वां दिन है रूस और यूक्रेन के युद्ध का, लेकिन आप जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए भी ये 55वां दिन है, क्योंकि लगातार एक तस्वीर को, एक खबर को विस्तार से समझाना ये किसी मोर्चे से कम नहीं होता। अब जो एक बड़ी तस्वीर सामने आई है जिसमें रूस की बच्चा फौज सामने आ गई है, ये कहा जा रहा है कि 16 साल के जो बच्चे हैं, जो और बल्कि 16 नहीं 14 साल तक के बच्चों को भी सेना में भर्ती कराया जा रहा है। यूक्रेन या फिर दूसरी ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बात अगर राष्ट्रवाद से जुड़ी हो, अपने राष्ट्र के संरक्षण सुरक्षा से जुड़ी हो, तो क्या ऐसे में ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाएगा? देखिए लावनी जी, ये पहले समझना जरूरी है कि जो रशिया है वहां की कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी जैसे चाइना की आर्मी कॉन्स्क्रिप्ट है, यहां तक माना जाता है। इजरायली कॉन्स्क्रिप्ट हैं, अमेरिकन कॉन्स्क्रिप्ट हैं। देखिए, एक होता है कि जो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं, इंडियन आर्मी टोटल 100% वॉलंटियर फोर्सेस हैं। हम एब्सोल्युटली वॉलंटियर आर्मी है और हमारा एज लिमिट्स होते हैं जिसके अंदर में आप जाते हैं और सेवा करते हैं। 16 साल की उम्र को बच्चे की उम्र की देते हैं, कहीं कहीं तो वोटिंग होती है 16 साल के ऊपर में। बट रशिया का एक ऐसा विचार रहा है, मुझे ये इंफॉर्मेशन सही है गलत है वो नहीं जानता हूँ, कि रशिया ने एक्सेप्ट किया है कि 16 और 14 साल के बच्चों को वो कर रहा है। यदि वो एक्सेप्ट करता है और खुल करके आता है कि नहीं, सर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, मगर वहां पर जो जनसंख्या है वो पाकिस्तान से भी कम है। जनसंख्या उनकी जो पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग कहते हैं उससे भी बहुत कम है। और जिसके मगर वहां की जो आर्मी है वो कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी नहीं, वॉलंटियर रिजर्विस्ट हैं और प्रोफेशनल है। तो यदि वो कर रहा हो तो उनको कोई फाइटिंग ब्लड चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस युद्ध में और जो अभी चल रही है जो कॉन्फ्लिक्ट, जिसको आप ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें तो झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए उसने तो केवल 1/4 ज्यादा से ज्यादा आधा भी नहीं उसने अपने फौज को लगाया है इसमें। अभी तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से वो कर रहा है। उसकी एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर में जो आप देखती हैं, जो कहते हैं इन्फेंट्री का जो चार्जिंग ऑफ द बैटल, इस तरह का कुछ नहीं है। कुछ आर्मर कॉलम्स आए हैं और 6 या 7 बैटल ग्रुप्स हैं, 7 बैटल ग्रुप हैं। और देखिए जब ये युद्ध हुआ था, सर मैं दरअसल आपसे, क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर ये कहा जाता है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ये सीधे सीधे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, तो क्या जब ऐसी परिस्थिति हो जहां पर राष्ट्र और राष्ट्रवाद हो, क्या वहां पर भी जिनेवा कन्वेंशन के कोई मायने रह जाते हैं? यहाँ तो हमने देखा कि जेलेंस्की ने भी कहा था अपने लोगों से कि हथियार उठा लीजिए, उस वक्त भी क्या जिनेवा कन्वेंशन जैसी चीजें थी? ये दो जो ऑपोजिट सिचुएशन बन रही है, एक के लिए अलग दूसरे के लिए अलग, ये परिस्थिति क्या कहती है? जो आप इंगित कर रही हैं एक बहुत तीखा सवाल है। देखिए, दो
मापदंड तो होते हैं। जेलेंस्की साहब कहते हैं कि आप पहले उन्होंने कहा था 16 से लेकर 60 साल तक कोई नहीं जाएगा, और जो पुरुष हैं लोग, फिर उन्होंने 18 साल से करके 60 साल किया है। मगर वो एक मार्शल लॉ के तहत आप कहते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते। और इनिशियल डेज में किस तरह से जो फाइटर्स हैं, जॉब बटालियन से एक नियो नाजीज हैं, जो कि वहां पर जिसको उन लोग मिलिशिया कह देते हैं, वो मिलिशिया इनको रोकते थे, मगर किसी ने ये बात नहीं मान रहे हैं। देखिए वो जवान भी जा रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं, छोड़ के चले गए। 30 लाख लोग जो निकले थे उसमें ये लोग भी काफी संख्या में थे। हाँ, यूथ है, मोटिवेटेड हैं, और उसकी मोटिवेशन की सराहना करनी चाहिए, मगर उसके अंदर में नियो नाजीज भी, जो नाजीफिकेशन की बात करते हैं, जो पुतिन साहब कहते हैं नाजीफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो जिसके अंदर में, और ये इतने खूंखार हैं जो आप आईसी से तो कुछ भी नहीं उनके सामने, जो नाजीफिकेशन है, जिसके कारण अमेरिका भी उससे डर रहा है कि ये नाजीफिकेशन की फेनोमेना है, और ये फेनोमेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हो चुकी थी। और खास करके जो मारियोपोल है या इन जगहों में, डोनबास है, लुहांस्क में, वहां पर बहुत ज्यादा है। इसकी एक रेजिमेंट है जिसके अंदर 5-6 बटालियन, तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, ये डायरेक्ट पिच बैटल नहीं करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। और 14,000 लोगों को इन लुहांस्क और डोनेट्स्क में शहीद किया था। उनकी वहां पर इतने लोगों ने दिया है 2014 से लेकर के आज तक, नहीं लड़ाई शुरू होने से के पहले 14,000 कैजुअलिटी अजॉब बटालियन की है, जो लुहांस्क, जो और खास करके वो जो रशियन ऑरिजिन के लोग हैं उनको मारा गया था। तो ये बहुत खूंखार है और ये भी सही नहीं है। तो आप कह रही है 2 मापदंड नहीं हो सकते और नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 2 मापदंड नहीं हो सकते नरेंद्र जी, लेकिन 2 मापदंड यहाँ रखे जा रहे हैं। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, जब रशिया में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है राष्ट्रवाद के लिए, तो वहां पर वो जिनेवा कन्वेंशन की भी बात होती है, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस सामने आ जाते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट यूक्रेन में जो होता है उस पर वो परिस्थितियां नहीं बनती, उसमें वॉर प्रोपेगेंडा दिखाई देने लगता है। तो ये परिस्थिति कितनी घातक है इटसेल्फ यूक्रेन के लिए। यूक्रेन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जाल में फंस चुका है जिसमें नुकसान उसी को उठाना पड़ रहा है बार बार, और वो उठा भी रहा है। बिल्कुल लावड़ी, हम शुरू से ही इस पर चर्चा करते आ रहे हैं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की सरकार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब, उनके इंटेंशन क्या हैं, किस तरह से वो मोहरा बन गए हैं, किस तरह से अपने देश को लगातार बर्बाद कराते चले जा रहे हैं। नेटो कंट्रीज के आश्वासन और नेटो कंट्रीज की हेल्प, या जो भी आप मान सकते हैं, ऑडियो थोड़ा सा ज्यादा, दोहरे मापदंड की जहां तक बात है, तो अगर आप देखें ये होता आया है, और यहाँ कुछ इस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इस वार ने इसे और ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दिया है, काफी हद तक क्लियर करके रिफ्लेक्ट कर दिया है। क्योंकि जो मानवाधिकार की, ह्यूमन राइट्स की जो बातें करते हैं, जो संगठन है विश्व के, वो कोई भी संगठन या कोई भी देश इस युद्ध को रोकने का कोई बहुत सटीक प्रयास या कोई ऐसा सीरियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं कि पहले युद्ध रुकना चाहिए, कोई भी जान की, माल की हानि नहीं होनी चाहिए। वो तो जारी करते हैं कि हम और मदद देंगे, हम ये वेपन दे देंगे, हम ये बख्तरबंद गाड़ी दे देंगे, हम हवाई जहाज दे देंगे, हम टैंक दे देंगे। इट मीन्स ये भी एक दोहरा मापदंड है कि आप एक ऐसे कंट्री को जिसे मदद कर रहे हैं, तो उसे आप युद्ध बंद करने के लिए तो कह ही नहीं रहे हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि उसका भी नुकसान होता रहे, उसे मोहरा बना रहे हैं, उसे एक सपोर्ट देने के नाम पर, मदद के नाम पर, और साथ साथ आप रूस की शक्ति को भी धीरे धीरे चाहते हैं कि इनकी शक्ति भी लड़ लड़ के कम हो जाए। लेकिन जहां तक रूस का अपना सवाल है, देखिए उनके भी भविष्य का, उनकी जो राष्ट्रवाद का, उनके अपने अस्तित्व का भी सवाल है जी। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वो अपने अस्तित्व के लिए अगर संकट आया तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। और जहां तक बच्चों को भर्ती करने की और आर्मी में भर्ती करके उन्हें लड़ाने के लिए तैयार करने की जहां तक खबरें हैं, जो भी हैं सच हैं या जिस तरह की हैं, तो देखिए अगर जब किसी राष्ट्र में इस तरह की कोई स्थिति आती है, तो चाहे रिटायर्ड लोग रहे हों या फिर कुछ और एडिशनल लेने पड़े हों। देखिए कई देशों में लगभग सभी के लिए सैन्य
प्रशिक्षण या सैन्य सर्विस 1 साल 2 साल 3 साल की भी कंपलसरी है सर। इजराइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजराइल में तो ये कंपलसरी है, वहां तो अब आपको कंपलसरी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे, उनके लिए तो कंपलसरी है। 100% एब्सोल्युटली रावणी। मैं इजराइल गया हुआ हूँ, मैंने वहां पर देखा है सभी महिलाएं, हर कोई नागरिक वहां का, उनके लिए मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है और दे आर ऑल आर ट्रेन्ड। वो अपने देश के लिए, अपनी देश की सिक्योरिटी, अपने देश पे अगर कोई भी खतरा आता है उस पे समर्पित होने के लिए सभी को ट्रेन किया जाता है और वो देश की भावना उनके अंदर परिलक्षित होती है। इसीलिए वो अपने चारों तरफ नेगेटिव और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होने के बाद भी बहुत ही मजबूती से लड़ते हैं। बिल्कुल, हर नागरिक समर्पित है। बिल्कुल, क्योंकि बात राष्ट्र की आ जाती है। लेकिन यहाँ पर के सर देखिए, इस युद्ध ने बहुत सारी परिस्थितियों को सामने कर दिया, बहुत सारे ऐसे आईने थे जिन पर धूल लगी थी, उन्हें साफ कर दिया। लगातार हम ये देखते रहे हैं कि चाहे यूएन की बात कर लें, हम नेटो फोर्सेस की बात कर लें, हम ईयू की बात कर लें, दूसरे जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनकी बात कर लें, उनके दो चेहरे हैं। वो अपने सहूलियत के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं और चयन करते हैं। आज अगर बच्चों की भर्ती सेना में रूस में होती है तो वो उनको ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन लगता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, गन्स दे दी जाती है, ह्यूमन बॉम्ब्स बनाया जाता है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये भी एक क्लैरिटी हम देख रहे हैं। इस युद्ध ने कम से कम बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। के सर लावनी, बहुत आप कह रही, यही है रीअलाइनमेंट, यही है विश्व के अंदर में जो आप इस तरह से चीजें करते हैं। और पुतिन जो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सही किया गलत किया, इतिहास के पन्ने में इतिहास का उसका आकलन होगा, मगर आज के दिन में देख जो रीअलाइनमेंट की एक जरूरत है 21वीं सेंचुरी में, तो पुतिन साहब कर रहे हैं। आप मापदंड केवल इसमें ही नहीं, जो कैपिटलिज्म की जो मुख्य धारा है आर्थिक, उसके अंदर में बहुत बड़ा आपका ये है, कभी सैंक्शन लगवाना, कभी कह देना कि जब इंडिया ने हमने अपना न्यूक्लियर गए थे, हम न्यूक्लियर बने थे, तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया गया, हमारे ऊपर सैंक्शन बहुत लंबा लगा। तो ये कोई सैंक्शन क्या है कि पूरा देश इकट्ठा होकर आपको कह दे, तो आर्थिक तंगी किसको देते हैं? वो तो वहां के जनमानस को ही तंगी होती है ना, वहीं पर उनकी आर्थिक तंगी होती है। तो ये कौन सा है, इसको आप अच्छा मानिए। कहीं पर तो ऐसा युद्ध में नहीं लिखा है कि आपको आर्थिक तंगी हम कर देंगे, आपको भूखा मार देंगे। सोमालिया में या कहीं पर आप देखिए में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां यही करते रहे। अदरवाइज अफ्रीकन इज द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का, मगर वहां पर जो ये जो डिवाइड है, इसको कभी कभी ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड करते हैं। और ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड, नाटो क्या है? यही ईस्ट एंड वेस्ट जो ट्रांस अटलांटिक की बात होती है, वो ये सोचते हैं कि वी आर द सुपर ह्यूमन बीइंग। तो हम जो करते हैं हम, और क्या होता है प्रॉब्लम, जो ईस्ट के कुछ लोग थे, जैसे ये देखिए जो पेरीफेरी में है, जितने भी आप सुन रहे हैं, इस्टोनिया, लथुनिया, ये जितने भी हैं, ये लोग पेरीफेरी में हैं, ईस्ट एंड वेस्ट के पेरीफेरी। तो चाहते हैं कि हम उनको अट्रैक्ट करता है, ये कहते हैं वो मॉडर्न है इसलिए, और हम सुरक्षा में जाएंगे। नाटो यदि ऐसा ही होता तो अफगानिस्तान में 20 साल नाटो ने लड़ाई की है ना, अमेरिका के अलावा नाटो फौज भी वहां थी, वहां से भी गए हैं ये। तो ये देखिए, ये सच्चाई की सामना नहीं कर पाते क्योंकि इनको बॉडी बैग ये नहीं ले सकते कैजुअलिटी। मगर वो कैजुअलिटी किसके ऊपर ले रहे? यूक्रेन के जो जेलेंस्की साहब को मोहरा बनाया हुआ है, पपेट बनाया हुआ है वो 3 या 4 साल का, वो ही इज नॉट ए लीडर, बिल्कुल, ही इज नॉट ए स्टेटमैन। तो वो अभी आए हैं, ठीक 2 साल के अंदर में पूरा वर्ल्ड के अंदर में वो दिखाना चाहते हैं। देखिए जैसे टीवी शो में होती है ना, कॉमेडियन शो में, कि हम हीरो बन गए, हम अपने इतिहास को यही फर्क है दरअसल। रियल पॉलिटिक्स और रियल लाइफ में यही डिफरेंस है जो शायद जेलेंस्की नहीं समझ पाए, और उनकी जिद ने ही उनके लोगों की मौत की रूपरेखा लिख दी। ये भी देखना और समझना होगा। ये इसी के साथ कुछ और ब्रेकिंग्स आ रही हैं, वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ जरा जल्दी से चलते हैं। इस वक्त की कुछ और बड़ी अहम वॉर ब्रेकिंग्स। आक्रामक मूड में दिख रही है रूसी सेना, एक के बाद एक 32 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन सीमा के पास उड़ते हुए दिखाई दिए हैं बम्बर्स। जल्द ही यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रूस, ये कह रहा है यूक्रेन पर परमाणु हमले की संभावना जताई जा रही है क्योंकि आक्रामक मूड में रूस की सेना नजर आ रही है। यूक्रेन में रूस ने अपने हमले तेज कर दिए गए हैं।
और 32 ऐसे शहर हैं। इसके साथ ही साथ लवीव में रूसी फौज ने मिसाइल दागी है और जो वोस्टल में रूसी सैनिकों ने बमबारी की है, जबरदस्त तरीके से बमबारी की है, जिसमें रूसी सैनिक की बमबारी में 7 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। तो रूस लगातार अपनी प्री वॉर स्ट्रैटेजिक में बदलाव करता हुआ इन सबके बीच जिस तरीके से लवीव में मिसाइल दागी गई है वो ये बता रहा है कि रूस अब अपने इस अभियान के नए चरण में आ चुका है। नरेंद्र जी देखिए, रूस ने जो पहली स्थिति बनी हुई थी उसको ये एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा हुआ तो 10-12 दिन ये युद्ध चलेगा, लेकिन ठीक है, यूक्रेन को सपोर्ट मिलता रहा। ये युद्ध आज 55वां दिन हो रहा है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और दूर दूर तक अभी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन रूस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि देखिए आप कम मत आकिए, हम अपने अभियान के नए चरण में पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि 32 ऐसे शहर हैं जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। लवीव जो अभी तक सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, वहां पर भी अब जो सिविलियन एरिया है उनको अटैक किया जा रहा है। तो ये नया जो अभियान है वो यूक्रेन के लिए कितना खतरनाक, कितना घातक होने वाला है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो रूस है वो सैनिक क्षमता के आधार पर आज भी दुनिया में नंबर 1 है जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी क्षमता, परमाणु क्षमता हो या बॉम्ब्स की क्षमता हो, जिसमें वो आज अमेरिका से भी सुपीरियर है। और इस युद्ध में उन्होंने जो भी अभी तक किया है वो फुल फ्लैश अटैक नहीं थे। उनका पर्पस मास डिस्ट्रक्शन नहीं था कि पब्लिक को मारा जाए। बहुत सेलेक्टिव टारगेट्स चूज करके उनके स्ट्रेटेजिक डिफेंस, उन सब चीजों पर ही हमला किया गया है। और बीच बीच में सॉलिडिफिकेशन का भी दौर रहा है, क्योंकि जो शुरू में जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से लोग सोच रहे थे, हालांकि वो एक इतनी प्रोफेशनल और इतनी लड़ाई लड़ी हुई फौज है, उन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि कब क्या करना है। लेकिन वार में जैसे ही हालात बदलते रहते हैं, आपको भी अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बदलनी होती है। तो देखिए, अभी जो एग्रेशन शुरू किया है और एक तरह से जो यूक्रेन कह रहा है कि उस पर तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि युद्ध के समय जो एक देश कहता है और जो दूसरे पर जो आरोप लगाता है, जो संभावनाएं जताता है, जो नंबर बताता है, वो कभी भी सच्चाई के आसपास नहीं होते हैं। बट अमेरिका हर चीज के लिए, रूस हर चीज के लिए तैयार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर कहीं इंटरवेंशन किसी नेटो कंट्रीज से अगर उससे ज्यादा होता है तो इसमें कोई शक नहीं है। और अब उन्होंने लवीव तक भी अटैक कर दिया है और इतने सारे शहरों पर लगातार एक एग्रेशन किया है। क्लियर कट है। यानी के सर देखिए, रूस अपने मकसद में एकदम क्लियर कट है। रूस अब शुरू से ये कह रहा है कि हम एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, उस उद्देश्य की हम पूर्ति करेंगे। इधर जेलेंस्की हैं जिनका उद्देश्य था कि नाटो में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन नाटो में जाने से पहले आपने देखा अभी हथियार तक पूरे नहीं मिल पा रहे। उन्होंने कहा था कि अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि हम सभी नाटो देशों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हथियारों की सप्लाई जारी रखें, हम मदद की गुहार मांगते हैं। एक तरफ तो नाटो पूरी तरह से उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, भले ही कहा जा रहा है कि ये हथियार भेज रहे हैं, वो हथियार भेज रहे हैं, लेकिन तो फिर जेलेंस्की को मदद मांगनी नहीं चाहिए थी। दूसरी तरफ उन्होंने ईयू का फॉर्म भर दिया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो रिटेलिएशन हुआ है रूस की तरफ से, वो ईयू में जो फॉर्म भरा जा रहा है जेलेंस्की की तरफ से, उसका एक बड़ा नतीजा है कि अभी भी आप नहीं सुधरे तो लीजिए एक और जवाब हम आपको अपनी तरफ से देते हैं? देखिए, रशिया के रेड लाइन में यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करने का ये नहीं है। वो नाटो के ऊपर में फिक्स है कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे। 2014 में, 2013 में, आप 2012 में आया था जबकि नाटो ने अप्रोच किया था यूक्रेन को कि आप ज्वाइन करें हमारे, और जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने 2013 में, और 2014 में आपने देखा ही जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के अंदर में और क्या हुआ था जब पूरा कीव के अंदर में, वो आपने देखा है किस तरह से वहाँ पर वह पुराने जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो निकले, और जब वो गए, देश को छोड़ा नहीं था, वो वहाँ से खारकीव गए थे, मगर वहां पर जिस तरह से उनके ऊपर हुआ, जिससे उनको देश छोड़कर जाना पड़ा जी। तो उस समय की प्रक्रिया है ईयू। तो यूरोपियन यूनियन यदि ज्वाइन करते हैं तो रशिया का रेड लाइन नहीं है, वो तो उन्होंने 2014 के बाद ही कर लिया था, मगर उसके अगेंस्ट में आए थे बहुत स्ट्रांगली, और उस समय भी कहते थे कि हम इसके बाद जो हमारी सेकंड प्रक्रिया है वो नाटो की प्रक्रिया है।
क्यों रशिया उसको मानता है कि यूरोपियन यूनियन यदि ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट प्रक्रिया आपकी नाटो की होगी, और 2012 से ये चल रहा है। तो अब वो बार बार कहते हैं, 2 दिन पहले कहते हैं हम तो नाटो ज्वाइन ही करेंगे, और 7 दिन बाद वो कहते थे कि हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, छोड़ देते हैं। क्योंकि उस समय, मगर जिस तरह से नाटो पूरा का पूरा जो वेस्ट वर्ल्ड है या जो अमेरिका है, ये जो 30 कंट्रीज हैं, इनके ऊपर हावी हुए हैं। क्योंकि देखिए इनके ऊपर में बहुत सारे चीज में है, पनामा पेपर्स है, ऑफशोर इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो लड़ाई है ये ऑयल एंड गैस की एक्चुअली देखेंगे, और इसके अंदर में जेलेंस्की साहब के भी हाथ है। अब इनके किस तरह से चीजें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इसको पूरा कंट्रोल करता है। वहां ओलिगार्च की बात होती है, ओलिगार्च जो आप देखिएगा मारियोपोल के अंदर में जो स्टील प्लांट कह रहे हैं वो रशियन ओलिगार्च था, जिसकी अभी इनकी साठगांठ हो गई थी जेलेंस्की साहब के साथ, इसलिए वो बर्बाद करना चाहते हैं पूरा। ये लड़ाई भी ओलिगार्च की है, जो जिसको कहते हैं ना सुपर एक्स्ट्रा, जो ये कैपिटलिज्म की बात करते हैं, वो उनकी भी है ये। तो ये जिसमें उनकी आर्थिक उनके अंदर में जो चीजें हैं वो ओपिनियन मेकर्स हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, और ओपिनियन मेक कर रहे हैं। तो ओलिगार्च की भी लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है। ये देखिए ये जो जमीन के ऊपर में आप देख रही हैं, ये लड़ाइयाँ सैनिक लड़ाई है, इसके अंदर में एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल स्टडी के एम का है, तो वो चीजें रह जाती हैं। और हम लोग फिर बात करते हैं कि इसके ये टैंक मारे गए, उसके ये टैंक, ये तो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट वो बिल्कुल, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सर, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि एक तरफ ठीक है, एक वॉर जोन हम देखते हैं, जैसे आपने भी कहा कि ऑन फील्ड एक लड़ाई हो रही है, लेकिन एक लड़ाई ऐसी है जो अर्थ के स्तर पर हो रही है। अर्थ मतलब धन का खेल, व्यापार का खेल, उस स्तर पर हो रही है। और इसीलिए हम बार बार हर रोज हम एक सवाल जरूर पूछते हैं, और ये सवाल मेरा आज आपसे भी होगा कि अगर ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में एक तरफ हम देखते हैं कि अभी तक दुनिया का व्यापार डॉलर से होता है, डॉलर की मोनोपोली है, लेकिन अगर इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में एक पैरेलल इकोनॉमी, एक पैरेलल ऑप्शन रूबल का निकलता है या अदर करेंसीज का निकल कर आता है, तो व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर दैट। जो छोटे छोटे देशों को, जिनको कहा जा रहा है कि ये बर्बाद हो जाएंगे इस युद्ध से, उनके लिए तो एक बेहतरीन और बहुत अच्छा एक बड़ा विकल्प निकल सकता है। क्या हम इसको एक बड़ा वे आउट माने के सर? लावनी जी बहुत बड़ी बात कह रही हैं। देखिए लड़ाई उसी का है। देखिए ऐसा नहीं कि कोई अल्टरनेटिव करेंसी आए, कि रूबल आ जाए या युआन आ जाए, इसकी अल्टरनेटिव करेंसी की बात नहीं है, क्योंकि डॉलर के ऊपर पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर यूनानियों ने अपना चला रखा है, उनका भी अपना पॉन्ड का हिसाब किताब चलता है, नॉट द पॉन्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम वाला, मगर एक मल्टी करेंसी। देखिए आज क्या बात हो रही है, रूबल एंड रूपी रूबल का एक, और उसमें ये भी आ रहा है जो यान है इसका, चाइना का, ये एक मिलकर एक करेंसी नहीं होगा, इस तरह का एक बार्टरिंग सिस्टम होगा। जो हमारी कार्ड है, जितनी भी कार्ड है रुपी वाली कार्ड, वो रशिया में जाएगी या कहीं जाते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं 100%। लाइक इंडिया के किसी शहर में भी आप जाइएगा एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, उसी तरह रशियन कोई आता है तो यहाँ से पूरा का पूरा वो निकाल सकता है अपने रूबल का। तो पहले वन वे था, क्योंकि वो मानते थे हमारे रुपीज को। अब हम लोग जो वायल का बात चल रही है, जिसमें आपने 3 मिलियन बैलेंस की जो बात हुई है, उसके अंदर में यही चीजें हैं। उसके बाद गोल्ड बाउंड आने वाला है, और इंडिया इसमें बहुत आगे निकल। हमारे यहाँ पे इतनी रिजर्व है, अमेरिका घबराया क्यों है? देखिए फिर लार्जेस्ट जो है वो रशिया के पास में एक गोल्ड बाउंड की बात हो रही है, अभी थोड़े दिन के बाद आएगा। यदि ये मेरे अनुसार तो बहुत लंबा खींचने वाली लड़ाई है ये, यहाँ नहीं। हाँ, स्पेशल ऑपरेशंस रुक सकते हैं जी, स्पेशल ऑपरेशंस रुक सकते हैं जी, यानी मगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है चलेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, लेकिन बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बेहतर भी निकल कर आ सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के जरिए, ये कह सकते हैं। आइए इसी के साथ कुछ और बड़ी वॉर ब्रेकिंग्स आ रही हैं, जरा सीधे वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ चलेंगे। इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग्स का सीधे रुक कर लेते हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का एक बड़ा बयान आया है। क्या दे रहे हैं स्टेटमेंट? कह रहे हैं कि दुनिया पर राज करना चाहता है अमेरिका। यही बात तो अभी हो रही थी कि यूक्रेन के हालात के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। विदेश मंत्री रूस के ये कह रहे हैं कि पश्चिम देश जो है
वो सीधे सीधे यूक्रेन के बहाने अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बड़ा बयान है, दुनिया पर राज करना चाहता है अमेरिका। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, और इसके साथ साथ नेटो से वक्त पर मदद न मिलने पर जेलेंस्की भड़के हुए हैं। जेलेंस्की ने ईयू की मेंबरशिप का फॉर्म भी भर दिया है। नेटो से यूक्रेन को वक्त पर नहीं मिल रहे हैं हथियार, ये जेलेंस्की लगातार कह भी रहे हैं और इसका जिक्र अभी हमारे मेहमान कर भी रहे थे। तो सबसे बड़ी बात, एक बार फिर से जल्दी से गेस्ट पैनल के पास आते हुए नरेंद्र जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आप दोनों यही बात कर रहे थे कि अमेरिका चाहता है कि वो दादा बने रहे, और यही बात रूसी विदेश मंत्री भी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि उसका वर्चस्व बना रहे। इस युद्ध ने बहुत हद तक बहुत सारी तस्वीरें क्लियर कर दी है, अमेरिका की चालाकी भी सामने आने लगी है। नरेंद्र जी, जो है ये बहुत सारी चीजों को बताता है, ये जो कोई छिपी हुई बात नहीं है। अमेरिका दुनिया में अपनी चलाना चाहता है, पूरी दुनिया में हर कंट्री में अपना दखलंदाज और अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, लेकिन उसके सामने दो बड़े चैलेंज उभर कर आए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से चाइना और जो मिलिट्री रूप से रूस पहले से ही है। इट मींस उसके जो विकल्प हैं, जो उसकी जो मेन चिंताएं थी, वो इकोनॉमिक सुपर पावर था और मिलिट्री सुपर पावर अपने को मानता था। उसका मिलिट्री में अगर कॉम्पिटिटर था तो वो रूस था, और जो इकोनॉमी जो जिस तरह से ब्रिंग अप हो रही है चाइना की और नंबर 1 हो गया है, तो देखिए इन दो चैलेंजेस को देखते हुए उन्हें अपनी इकोनॉमी में और जान फूंकने के लिए, देखिए अमेरिका किस तरह के वो करता है कि जितनी भी उनकी वेपन बनाने वाली कंपनियां हैं, आउट ऑफ टॉप 10 आई थिंक 6-7 आर फ्रॉम यूएस, और उन सभी के शेयर्स बहुत बढ़े हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जहां दुनिया एक संघर्ष, एक आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही है लगभग सभी देश। अमेरिका की वो सभी कंपनियां जो वेपन बनाती हैं, उन सभी के शेयर्स की वैल्यू डबल से ज्यादा हो गई है। इट मींस इस युद्ध का एक एंगल नहीं है, जैसा भी सिन्हा साहब बता ही रहे थे कि देखिए युद्ध जो हम मीडिया के थ्रू जो सुनते हैं, जो एक कारण की इस तरह से हो रहा है, लेकिन उसके पीछे के कारण अनेक कारण हैं, और उसमें इकोनॉमी भी है। उसमें एक जो रूस के जो विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका ही जिम्मेदार है और अमेरिका इस तरह की चीजें चाहता है, और साथ साथ जो यूरोपियन देश हैं वो भी अपना हित साधना चाहते हैं। तो देखिए ये हकीकत है, एक काफी हद तक अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें तो जो हो रहा है जिस तरह से, बिल्कुल एक हकीकत है, लेकिन इस हकीकत के बीच में के सर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में ये कहा जा रहा है कि देखिए चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बट मेरा ये मानना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, मेरा ये मानना है कि भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना और भारत पर अगर विश्वास की बात आती है तो भारत पर आज भी लोगों का विश्वास ज्यादा है। चाइना और भारत में अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारत आज भी आगे है। रक्षा क्षेत्र में जो परिस्थितियां बनी हैं, यूक्रेन पर, जैसे यूक्रेन एक छोटा देश था, ऐसे बहुत सारे छोटे देश हैं जिनको अगर भारत चाहे तो अपने डिफेंस सेक्टर से, बिजनेस से जोड़कर अपनी इकोनॉमी को भी हायर कर सकता है। चाइना को पीछे करना हमारे लिए, मुझे लगता है इस सिचुएशन में बहुत ही इजी गेम हो चुका है। के सर देखिए लावनी जी, आप जी जो आप कह रही हैं वो संभावनाएं हैं और जमीन पे हो रही है जी। देखिए डिफेंस सेक्टर में जो किसी भी देश के लिए जो उसकी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा योगदान आज के दिन में 20वीं सदी से चला है, 21वीं सदी में है, जहां आर्म सेक्टर जिसको कहते हैं वेपन, इनकी जो एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और वो पूरे वर्ल्ड को चला रही है। क्योंकि ये जो देखिए जो भी अमेरिकन जो इंडस्ट्रियल है, जो आर्म इंडस्ट्री है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर में सेट करती है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर होगा, किस तरह से चीजें होंगी, कहाँ लड़ाइयाँ होंगी, कहाँ लड़ाइयाँ नहीं होंगी, और वो करते रहते हैं। दूसरी बड़ी जो चीज है, जो ये आपके कोरोना वायरस के बाद में आया, एक जो इंडिया जो बना उभरा, वो है पूरे दुनिया के लिए फार्मेसी एक है। और तीसरी जो चीज आई है, ये युद्ध के दौरान हुआ है। देखिए यूरोप को कहते थे कि यूक्रेन और रशिया है वो वीट बास्केट है, वो पूरे आज के दिन में हम 7% ही, जबकि हमारे यहाँ आपको $10 बिलियन 10 मिलियन इतना हमारे पास एक्स्ट्रा अभी राशंस हैं, हमारे पास अनाज हैं जिसको हम नहीं भेजते बाहर। और देखिए इतने 10,000 करोड़ जो हमारे पास हैं जिसको हम देख सकते हैं, इतने हमारे पास अनाज हैं।
मगर बात यह है कि इस युद्ध के दौरान ये अगर हम लोग ने पूरा इजिप्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर रशिया खरीद रहा है, चाइना मांग रहा है, तो जो भारत की जो शक्ति थी, जो आप कहते हैं ना, जो बड़ी शक्ति है, तो आने वाले 10-15 सालों में और हमारे पास 65% यूथ हैं, जो यूथ पार है और किसी के पास नहीं है वर्ल्ड में, किसी के पास। ये 4 चीजें अच्छी तरह से और बहुत अच्छे तरह से हम कर रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं हम, और जो गेम मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। हम पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ सकते, हम इन चीजों को नहीं कह सकते हम इसके साथ हैं, उसके हम सबके साथ, मगर आज पूरे विश्व को खाने खिलाने की क्षमता रखता है भारत, रखता है बिल्कुल। और इसीलिए बिल्कुल इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। आज हम इस जगह पर खड़े और हम तो कहेंगे कि हम सतत खाद्य आपूर्ति नहीं बल्कि सतत रक्षा आपूर्ति भी जल्दी करते हुए नजर आएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल आप दोनों से मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा कि सर आपके साथ ही कंटिन्यू करते हुए कि आपने कहा कि हम किसी के पक्ष में नहीं रहते, हम सबके साथ हैं, लेकिन चाइना और ताइवान की जो परिस्थिति बन रही है, यूक्रेन रूस के मामले में हम तटस्थ रहे, लेकिन चाइना और ताइवान के मामले में क्या भारत तटस्थ रह पाएगा? यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। के सर शॉर्ट कमेंट तटस्थ हम तटस्थ नहीं है, हम वहां भी तटस्थ नहीं है, उसको गलत मत समझिए कि हम खड़े हैं और नॉन अलाइड। वहां पर दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अमेरिका भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रशिया का भी, तो हम बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। और पूरे यूक्रेन में है, कोई कर सकता है मदद, आने वाले दीजिए 10-15 बाहर में किस तरह से भारत आएगा। आप चाइना और ताइवान के समय क्या होगा? चाइना के ऊपर में उसके विस्तारवाद के हम अगेंस्ट हैं। रूल बेस्ड ऑर्डर, चाइना से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, 62 की लड़ाई हुई उसके बाद हम करते हैं। विस्तारवाद जिस तरह से चाइना करता है, हम वुहान में हमारे प्रधानमंत्री गए थे। ठीक है, यानी यहाँ पर ये अंतर समझना होगा कि रूस का राष्ट्रवाद है और चाइना का विस्तारवाद है, और इसीलिए भारत जो तय करता है जो परिस्थितियां, उसके हिसाब से ही वो आगे चल रहा है। नरेंद्र जी बहुत जल्दी से शॉर्ट कमेंट सर। चाइना और ताइवान, देखिए विश्व में कहीं भी कैसी परिस्थिति हो, हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, नंबर 1 हमारा नेशनल इंटरेस्ट, और हम कभी भी किसी के जो विस्तारवाद की नीति हो या उसका हमने कभी समर्थन किया ही नहीं है। जी। आज भी हम विस्तारवाद की नीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे। जी, हम विस्तारवाद का नहीं, हम राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, और इसीलिए भारत हमेशा से सर्वोच्च और सर्वोच्चता के साथ सर्वोपरि रहा है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से विस्तार से चीजों को हमारे सामने रखा, समझाया। थैंक यू सो मच के सर, थैंक यू सो मच नरेंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 55वां दिन, और 55वें दिन हमने जो परिस्थितियां देखी, उन परिस्थितियों में एक बात तय हो चुकी है कि रूस और यूक्रेन की यह जंग अभी ठहरने वाली नहीं है, अभी रुकने वाली नहीं है। ये जंग अभी लंबी चलेगी, लेकिन इस लंबी चलने वाली जंग में जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उस परिस्थिति में भारत के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। उस अपॉर्चुनिटी को भारत को किस तरीके से पॉजिटिव वे में लेकर जाना है, ये अब हमें तय कर लेना होगा। चलिए, वॉर जोन से आज बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।